So dear students, once again welcome back to JEE Main Crash Course। इस क्रैश कोर्स सीरीज में बच्चों हम लोग बात कर रहे थे थियरी रिवीजन सेशन की। तो आज का हमारा सेशन है सीक्वेंस एंड सीरीज पर। यदि मैं बात करूं कि जेई मेन के अंदर मेंस के अंदर सीक्वेंस एंड सीरीज से कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर, तो सीक्वेंस एंड सीरीज से बच्चों एक क्वेश्चन श्योर शॉट आता ही है। अब वो क्वेश्चन जो होता है वो एपीजीपी एचपी की प्रॉपर्टीज पे हो सकता है, या फिर मिसलेनियस सीरीज जो आती है सीक्वेंस एंड सीरीज में उसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, या तीसरा एक सेक्शन आता है एएमजीएम इनइक्वालिटी, वहां पर फ्रेम हो सकता है। तो इन तीनों सेक्शन में से कहीं पर भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। मतलब ये चैप्टर ऐसा है जहां पर आपको हर एक पार्ट आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपन भाई इतने परसेंट पार्ट में ही क्वेश्चन आता है, कहीं से भी आ सकता है। साथ में इसका हर एक पार्ट जो है वो आगे चैप्टर्स जो पढ़ते हैं हम लोग उनमें काफी यूजफुल रहता है। तो ये चैप्टर पूरा ही हमारा अच्छे से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। एडवांस की बात करूं तो वहां पर भी एक से दो क्वेश्चन हमारे पास आते ही आते हैं बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों, जैसा कि इसका नाम है चैप्टर का सीक्वेंस एंड सीरीज, इस चैप्टर का नाम है। सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, लेकिन साथ में हम लोग पढ़ते हैं एपी जीपी एचपी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हाँ कि नहीं। तो बच्चों, उन बच्चों को मैं बता दूं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एपी जीपी एचपी, मतलब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है प्रोग्रेशन। तो ये जो प्रोग्रेशन वर्ड है, दिस रेफर्स टू सीक्वेंस और सीरीज। सीक्वेंस और सीरीज की जगह हम इस वर्ड को रेफर करते हैं। प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यूजुअली नंबर्स दैट आर इन ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर में जो नंबर्स लिखे हुए रहते हैं। यदि ऑर्डर में नहीं भी होते हैं तो भी कुछ लोगों का कहना है कि उसको भी प्रोग्रेशन बोल सकते हैं, लेकिन हमारे को उसके डेफिनेशन के ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि उसके डेफिनेशन के ऊपर सवाल नहीं पूछता है, क्वेश्चन नहीं आता है जेईई मेन के अंदर, ठीक है। तो बच्चों, जैसे फॉर एग्जाम्पल 248, ये अपनी टर्म्स हैं। ये डॉट 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 क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, ऐसे प्रकार से चलते रहो इन्फिनिट तक। तो बच्चों, ये कौन सी सीक्वेंस है बताओ, सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताओ ये कौन सी सीक्वेंस है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। सभी को ये क्लिक हो रही है, जिनको नहीं आती है वो भी देख सकते हैं। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉमन रेशियो 2 है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हर नेक्स्ट टर्म जो होती है वो प्रीवियस टर्म को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देने के बाद मिलती है। हर नेक्स्ट टर्म किसी प्रीवियस नंबर को एक कांस्टेंट रेशियो से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलती है, ठीक है। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो ये मेरी क्या है, प्रोग्रेशन है। तो टाइप ऑफ प्रोग्रेशन की मैं बच्चों में बात करता हूं कि कितने टाइप की प्रोग्रेशन हमारे पास होती हैं। पहला जो हमें डिस्कशन करना है इस चैप्टर के अंदर वो एपी डिस्कस करना है। सेकंड पार्ट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमें डिस्कस करना है। थर्ड पार्ट इज द हार्मोनिक प्रोग्रेशन हमें डिस्कस करना है। एंड द फोर्थ पार्ट इज द एजीपी, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमें बात करनी है। एंड द लास्ट पार्ट इज द मिसलेनियस प्रोग्रेशन, मतलब कुछ मिसलेनियस सीरीज होती हैं जिनके सम के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। बच्चों, लास्ट पार्ट के अंदर मिसलेनियस प्रोग्रेशन के अंदर मैं आपको दो तीन ब्रह्मास्त्र बताने वाला हूँ। एक ब्रह्मास्त्र तो ऐसा है जिससे शॉर्टकट फॉर्मेट में आप डायरेक्ट से आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको जरूर से समझना है, लास्ट में अपन इसको कवर करवाएंगे बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। चलो, तो बच्चों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एपी के बारे में। दोस्तों बच्चों, एपी क्या होती है, हर नेक्स्ट टर्म जो मिलती है वो एक कांस्टेंट टर्म ऐड करने पर मिलती है, उसको हम एपी बोलते हैं। अब वो जो इंक्रीजिंग भी हो सकती है, डिक्रीजिंग भी हो सकती है, भाई जो नंबर ऐड कर रहे हैं वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारी एपी का एग्जाम्पल है। एपी में दी फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिस कांस्टेंट टर्म को हम ऐड करते हैं एपी में उसको कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस एन माइनस 1d। तो ए मेरा है फर्स्ट टर्म और डी मेरा है कॉमन डिफरेंस। ए मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म, और डी मेरा क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो इस एपी का nth टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तो हर बच्चे को याद रहता है। और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, यहां पर बच्चा ध्यान रखना, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स है ये। सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब ये नहीं होता कि भाई कि सेकंड टर्म से लेकर के एन प्लस यूनिट टर्म की सम, नहीं। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स T1 T2 T3 Tn, तो उनका सम होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। बच्चों लोग मुझे ये बताओ, किसी सीक्वेंस का जनरल टर्म यदि ये दिया हुआ है 6n + 5, तो क्या आप देखते ही बता सकते हो क्या कि ये एपी है या जीपी है। एवरीबडी टेल मी, यदि किसी सीक्वेंस का जनरल टर्म दिया हुआ है Tn, तो अपन एपी बता सकते हैं क्या।
यस, बिकॉज एपी का जो जनरल टर्म होता है वो लीनियर आता है। देखो लीनियर इन एन, एपी का जनरल टर्म बेटा लीनियर इन एन आता है। ए और डी तो नोन है आपको, एन ही तो अननोन है, तो देखो ये लीनियर ए एक्स प्लस बी टाइप का आया कि नहीं आया, तो ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पर एन का जो कोफिशिएंट होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है, तो ये एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस 5 है। मतलब कहीं पर आपको लीनियर एक्सप्रेशन इन एन मिल जाए कि किसी सीक्वेंस का जनरल टर्म लीनियर इन एन है, तो आप डायरेक्टली बोल देना कि वो एक एपी है और उसका कॉमन डिफरेंस एन का जो कोफिशिएंट है, सॉरी एन का जो कोफिशिएंट है दैट इज 6, एन का जो कोफिशिएंट है दैट इज उसका कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ बच्चों यदि किसी सीक्वेंस का एस एन इस टाइप का आता है, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन टाइप का, आप चाहो तो देखो यहां से मल्टीप्लाई करके देख लो, यहां पर देखो एन ए प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी, ये बाई 2 और बाई 2, तो देखो ये आपका एन स्क्वायर इंटू डी बाई 2 प्लस एन टाइम्स ए माइनस डी बाई 2, तो ये एन स्क्वायर इंटू समथिंग और एन इंटू समथिंग। यदि इस टाइप का एक्सप्रेशन आता है, क्वाड्रेटिक के अंदर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना, तो ये हमेशा ये भी एक एपी को रिप्रेजेंट करता है, और इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस होता है एन स्क्वायर का कोफिशिएंट डी बाई 2 होता है, तो कॉमन डिफरेंस आएगा 12। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि किसी भी सीक्वेंस के अंदर यदि कोई जनरल टर्म ए एन स्क्वायर प्लस बी एन टाइप का हो तो वो भी एक एपी को रिप्रेजेंट करती है, और उस एपी का कॉमन डिफरेंस एन स्क्वायर के कोफिशिएंट का दुगना होता है, डबल होता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है यदि क्वेश्चन को आपको जल्दी करना है बच्चों। यहां तक की बात क्लियर है या नहीं बच्चों? यदि क्लियर है तो डन मैसेज करें, सीजीएस कमेंट करें। सीजीएस मींस चमक गया सर। ठीक है, चलें आगे। तो ये एपी की कुछ बातें हुई। अब बेटा देखो क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं, मतलब क्वेश्चंस के बारे में भी बातचीत करी जाएगी। अब इसमें एक टर्म आता है अर्थमेटिक मीन का, याद करो अर्थमेटिक मीन। स्टैट्स के अंदर भी हम बात करते थे मीन के बारे में। तो यदि a1 a2 a3 an, यदि ये मेरे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या कोई भी जनरल नंबर होते हैं, तो अर्थमेटिक मीन जो होता है इनका सम डिवाइडेड बाई n होता है। अब यदि मुझे दो नंबर के बीच में इंसर्शन ऑफ मीन्स आता है बेटा, जैसे हम इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं, सिमिलरली इंसर्शन ऑफ जीएम भी होता है, इंसर्शन ऑफ एचएम भी होता है। तो यहाँ पर देखो इंसर्शन का मतलब होता है कि उन दोनों नंबर के बीच में वो सारे नंबर डाल दो और रिजल्टिंग सीक्वेंस जो हो जाती है वो आपकी एपी बन जाती है। तो उसको हम बोलते हैं कि A1 कैपिटल A2 कैपिटल AN, दीज आर द एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन द दीज टू नंबर्स। ठीक है, अपन इनकी हेल्प से कॉमन डिफरेंस वगैरह ये सब कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक बच्चों, एक जनरल सीक्वेंस के लिए, किसी भी जनरल सीक्वेंस के लिए Tn जो होता है वो Sn-1 होता है। यहाँ पर n का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए। बच्चों ये बात समझ में आ रही है क्या? जैसे n का वैल्यू 2 डालेंगे तो T2 कितना हो जाएगा? S2 माइनस S1, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स माइनस सम ऑफ द वन टर्म इज द सेकंड टर्म। T3 है तो वो क्या हो जाएगा? सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स माइनस सम ऑफ टू टर्म्स। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये n इक्वल टू 1 के लिए वैलिड नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है? यदि आपने n इक्वल टू 1 डाल दिया तो S1 माइनस S0 आएगा। बताओ किसी भी सीक्वेंस के अंदर S0 की बात करोगे क्या आप? S0 मतलब सम ऑफ द टर्म्स, जीरो टर्म। अब सीक्वेंसिंग जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, टर्म्स की जो काउंटिंग होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, तो S0 की बात नहीं होगी। तो यदि आपको T1 चाहिए तो T1 इज इक्वल टू S1 होता है। मतलब यदि किसी सीक्वेंस के लिए लेट से आपको ये दे दिया, तो इसमें यदि आपको फर्स्ट टर्म चाहिए तो आप S1 निकाल लो, S1 इज 11, 1 पुट करने में। ठीक है, इस तरीके से अपन काम कर सकते हैं। और जनरल टर्म चाहिए आपको इस सीक्वेंस का तो आप Sn में से Sn-1 सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पर Sn में से S ऑफ n-1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो n का एक्सप्रेशन आएगा दैट इज योर जनरल टर्म। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जनरल सीक्वेंस के लिए वैलिड है, नॉट ओनली फॉर एपी। अब बात आती है कि एपी की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं? जैसा कि हम देख सकते हैं बेटा कि जो एपी का फर्स्ट टर्म होता है और जो कॉमन डिफरेंस होता है दैट कैन बी जीरो, दैट कैन बी पॉजिटिव और दैट कैन बी नेगेटिव, इवन इट कैन बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एज वेल।
बच्चों एबीसी यदि एपी के अंदर होते हैं तो मिडिल टर्म का डबल बराबर ए प्लस सी के इक्वल होता है या नहीं होता? होता है। यदि एबीसीडी एपी में होते हैं तो एक्सट्रीम्स का सम बराबर बी प्लस सी। ठीक है बेटा 3 नंबर यदि एपी में होते हैं तो जनरली उनको आप क्या करो, ए माइनस डी ए प्लस डी ऐसे लीजिए ताकि कैलकुलेशन आसान होती है। 4 नंबर को लेना है तो आप उनको लीजिए ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी। 5 नंबर को लेना है तो आप इस प्रकार से लीजिए ताकि कैलकुलेशन आसान रहती है। ठीक है बेटा sum of the terms of an AP equidistant from beginning and end is constant and is equal to the sum of the first and last term। ये जो फोर्थ वाला पॉइंट है ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहना चाह रहा है बेटा कि A1 से लेकर के AN तक यदि एक AP है तो A1 प्लस AN का वैल्यू फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का सम सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट टर्म के सम के इक्वल होता है। सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड। A2 इज अ सेकेंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड AN माइनस 1 इज द सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड। तो A2 प्लस AN माइनस 1 का सम A1 प्लस AN के इक्वल होगा। चमकी बात, थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड। बच्चे देखो एपी के लिए दोस्तों यदि मैं आपको एक सिंपल सा पॉइंट बताता हूं, एपी के अंदर यदि आप आगे जाते हो तो कांस्टेंट ऐड करते जाओ और पीछे आते हो तो कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट करते जाओ। सिंपल सी बात है। जैसे मैं बोलूं A2 क्या होगा, A2 होगा A1 प्लस डी। AN माइनस 1 क्या होगा, AN माइनस 1 होगा AN माइनस डी। तो वो डी और डी कैंसिल हो जाता है। इस प्रकार से अपन ये सीरीज के बारे में बात कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है कि एपी के अंदर कोई भी जो टर्म होता है, कोई भी टर्म, जैसे आप A2 टर्म को पकड़ो, A2, तो A2 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, एनी टर्म इन द एपी एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म कैन बी रिटन है इक्विडिस्टेंट टर्म फ्रॉम द, मतलब एक पीछे गए तो एक आगे जाओ और आधा कर दो। A2 को मैं लिख सकता हूँ A1 प्लस A3 बाई 2। जैसे आपको A3 लिखना है तो A3 कैन बी रिटन एज एक पीछे एक आगे डिवाइडेड बाई 2। A3 को ये आप दो पीछे जाओगे तो A1 मिलेगा और दो आगे जाओगे तो A5 मिलेगा बाई 2। इस प्रकार से अपन टर्म्स को लिख सकते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात आती है कि किसी भी एपी को यदि मैं कुछ कांस्टेंट ऐड कर दूं एपी के अंदर, या कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट कर दूं, या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, या कांस्टेंट से डिवाइड कर दूं, तो ऐसा करने पर जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आती है, ये जो कर रहा हूं मैं हर एलिमेंट के साथ कर रहा हूं, तो ऐसा करने पर जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आती है वो भी एपी होती है। लेकिन ये ध्यान रहे जिस कांस्टेंट के साथ आप ये ऑपरेशन कर रहे हो वो क्वांटिटी नॉन जीरो होनी चाहिए। ठीक है। Then the last point is sum and difference of two AP। दो AP का सम और दो AP का डिफरेंस भी एक AP में होता है। तो ये सारे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं AP के ऊपर जो कि हमें याद होनी चाहिए। यहां तक की बात बच्चों क्लियर है कि नहीं? ठीक है, कमेंट कीजिए CGS if this point is clear to everybody। चलें आगे। नेक्स्ट आती है बच्चों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट वन इज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसा कि आपको पता है ज्योमेट्रिक एपी के अंदर क्या होता था, हर नेक्स्ट टर्म को एक नंबर से ऐड करके निकालते थे। अब वो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हर नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म में एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है। जैसे कि ये सीरीज आपको दी हुई है 4, 8, 16, 32, 64। इसके अंदर बच्चों में क्या कर रहा हूं, मैं हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करता जा रहा हूं, अगला टर्म मिलता जा रहा है। तो जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो बेसिकली क्या है, अगली टर्म और पिछली टर्म का रेशियो है। कॉमन रेशियो क्या है, अगला टर्म और पिछले टर्म का रेशियो है। जैसे कि यहाँ पे देखो 8/4 2 है, 16/8 देखो वो भी 2 है, 32/16 देखो वो भी 2 है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरे पास जनरल सीक्वेंस हो गई। यदि मैं जनरल प्रोग्रेशन की बात करूं, यदि मैं एपी का फर्स्ट टर्म ए ले लेता हूं और मैं बोल देता हूं कॉमन रेशियो मेरा आर है, तो ए आर स्क्वायर सो ऑन अप टू ए आर की पावर n-1, ये मेरी जनरल प्रोग्रेशन बन जाएगी जीपी। अब बात करते हैं बच्चों की जीपी के सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा, जीपी का सम और nth टर्म क्या होगा। तो बेटा देखो nth टर्म तो सीधे सीधे दिख रही है, a इंटू आर की पावर n-1 होगी। भाई सेकंड टर्म में आर की पावर 1 थी, थर्ड टर्म में ये थी। यदि मुझे n टर्म्स का सम चाहिए तो n टर्म्स के सम का फॉर्मूला बच्चों ये होता है। लेकिन जब आप ये फॉर्मूला लगाओ बच्चों तो इस बात का ध्यान रखना कि r का वैल्यू 1 नहीं होता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब r 1 से छोटा है। वो बोलते हैं कि सर r यदि 1 से छोटा होता है ना तो आप ये वाला फॉर्मूला लिखो बेटा। अरे भाई
सिंपल सी बात है, आप लोग समझदार हैं, यू आर अबाउट टू बिकम एन IITian, ठीक है, बनने वाले हो ना IITian, नहीं बनने वाले बताओ मेरे को, IITian टाइप IIT इफ यू आर अबाउट टू बिकम एन IITian, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, देखो a इंटू आर टू द पावर n-1 अपॉन r-1, ऊपर से एक नेगेटिव कॉमन ले लिया, नीचे से एक नेगेटिव कॉमन ले लिया, ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव खत्म हो गया कि नहीं हो गया, नेगेटिव नेगेटिव खत्म हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो R1 से बड़ा हो या R1 से छोटा हो, लेकिन बेटा देखो क्या होता है कि वो लिखवाते क्यों है, स्टैंडर्ड बुक्स में भी दिया हुआ रहता है कि यार ऐसा करो जब R1 से छोटा होता है, तो ऐसा क्यों करते हैं भाई, R1 से छोटा होता है तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब वहां पर नेगेटिव टर्म्स जनरेट नहीं हो, इस कारण अपन इस फॉर्मेट में लिखते हैं। लेकिन यदि R1 हो जाएगा तो क्या होगा, यदि R1 हो गया बच्चों तो सम ऑफ द n टर्म्स क्या होगा बेटा, हर जगह हारी की सारी टर्म्स a बन जाती हैं, यदि हर टर्म ही a होगा तो सम कितना आ जाएगा बेटा, n ही आ जाएगा। तो या r इक्वल टू 1 पर कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर r इक्वल टू 1 पर जो सीक्वेंस होती है ना वो जीपी नहीं होती है, वो केवल एपी हो सकती है। अरे भाई कांस्टेंट नंबर जो होते हैं ना, कांस्टेंट नंबर, जैसे कांस्टेंट नंबर ले लो 1 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 चलते रहो 2021 तक, 2021 में जिनको एग्जाम देना है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस जो होती है ना एपी भी है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस 0 हो गया, इसका कॉमन रेशियो 1 हो गया, तो ये जीपीबी है, ये जीपीबी है बच्चों ना, इसका कॉमन रेशियो 1 हो गया। सम इस तरीके से आ जाएगा, फॉर्मूले से कंफ्यूज नहीं होना कि फॉर्मूले में r इक्वल टू 1 नहीं ले रहे तो अपना काम नहीं बनेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। सम ऑफ द n टर्म्स क्लियर है, जनरल टर्म क्लियर है, r इक्वल टू 1 पे क्या गड़बड़ होती है ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चमका यहां तक। ठीक है, अब देखो बेटा आगे समझो, यहां पर सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स भी आता है। अब देखो सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म में क्या खेला होता है उसको भी समझना है। सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म, अच्छा वो मिस हो गया, मैं लिखवा देता हूं। सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म का जो फॉर्मूला होता है बेटा, अभी देखो हम ये बात कर रहे थे, ये होता है Sn, ये क्या होता है Sn। अब यदि n इंफिनिटी की तरफ जाता है तो ये S इंफिनिटी बन जाएगा, लेकिन n इंफिनिटी पे तभी कहानी वैलिड होती है जब मोड r 1 से छोटा होता है, मतलब r का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से छोटा होगा, तो 1 से छोटे नंबर की पावर इंफिनिटी ये 0 बन जाती है, तो आपका आंसर आ जाएगा a/1 - r, ठीक है। तो S इंफिनिटी का फॉर्मूला तभी वैलिड होता है बच्चों जब आपका r मोड r 1 से छोटा हो, क्यों, नहीं तो क्या होगा बेटा, नंबर यदि r का वैल्यू 1 से बड़ा होता गया तो हर नंबर बड़ा होता जाएगा और बड़ा होता जाएगा तो चलते रहो इनफाइनाइट तक, अगला लास्ट नंबर इंफिनिटी आ जाएगा तो सम इंफिनिटी चला जाएगा नहीं चला जाएगा। तो ये जो बेसिकली हम लोग इंजीनियरिंग में जाके दो टाइप की सीरीज पढ़ते हैं, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस सीरीज। तो बेसिकली कन्वर्जेंस का सीरीज का मतलब होता है वो इनफाइनाइट सीरीज जिसका सम एक फाइनाइट नंबर की तरफ जा रहा हो, उस सीरीज को बोलते हैं कन्वर्जेंस सीरीज। तो Sn जो है यहाँ पर n इक्वल टू इन्फिनिटी जाने पर एक फाइनाइट नंबर की तरफ टेंड कर रहा है, लेकिन ये तभी टेंड करेगा जब मोड r का वैल्यू 1 से छोटा होगा। तो हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इनफाइनाइट टर्म का सम का फॉर्मूला तभी याद रखते हैं जब आपका मोड r 1 से छोटा होता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों बात आती है ज्योमेट्रिक मीन की। n नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन ये होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस, a1 a2 a3 an की पावर 1/n। अब यदि मुझे इंसर्शन करना हो ज्योमेट्रिक मीन का, इंसर्शन करना हो तो a g1 g2 g3 gn भी ये gp में बन जाएंगे, तो अपन वैसे ही निकाल सकते हैं कोई भी कहानी। इंसर्शन ऑफ am, इंसर्शन ऑफ gn सिमेट्रिकल चीजें। अब बात आती है इनकी प्रॉपर्टीज की। बेटा देखो ABCD जीपी में होंगे, तो देखो जैसा मैंने आपको ब्रह्मास्त्र बताया था एपी का, एपी का ब्रह्मास्त्र क्या था, आगे जाते हो तो ऐड करते जाओ और पीछे आते हो तो सपरेट करते जाओ कॉमन डिफरेंस से। उसी प्रकार से जीपी का ब्रह्मास्त्र क्या है, आगे जा रहे हो तो आर से मल्टीप्लाई करते जाओ और पीछे जा रहे हो तो आर से डिवाइड करते जाओ। मतलब जैसे कि मैं बोलूं कि बी का वैल्यू क्या होगा, ए आर होगा, मैं बोलूं बी का वैल्यू क्या होगा, सी बाई आर होगा, पीछे आए सी से आ रहे हो तो डिवाइड करते जाओ, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए सी का वैल्यू बी स्क्वायर के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये इन जनरल प्रॉपर्टी होती है कि A1 से लेकर के AN यदि ये एक जीपी है तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट का प्रोडक्ट, थर्ड एंड थर्ड लास्ट का प्रोडक्ट, इस प्रकार से अपनी ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। वहां पर क्या था, एपी के अंदर इक्विडिस्टेंट टर्म्स का सम था और यहां पर क्या है, इक्विडिस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट है, और वो किसके इक्वल है,
प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। यदि आपको 3 नंबर्स लेने हो कंजुगेटिव टर्म्स एपी के अंदर तो अपन ऐसा ले सकते हैं, 4 नंबर लेने हो तो ऐसा ले सकते हैं। हमने जैसे कि एपी के अंदर बात करी थी, कुछ भी ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, एपी ही रहता है। यहां पर बच्चों क्या होता है, आप मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कर सकते हो तो एपी रहता है। कांस्टेंट नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, सीक्वेंस जीपी ही रहेगा। और साथ में एक प्रॉपर्टी और आती है, यदि आप कुछ पावर भी कर देते हो, कुछ पावर भी कर देते हो, रेस टू पावर बाय द सेम नॉन जीरो क्वांटिटी, यदि आपने किसी नॉन जीरो क्वांटिटी से पावर को रेज कर दिया तो भी रिजल्टिंग सीक्वेंस जीपी में ही रहता है। सपोज ऐसे समझो कि एक जीपी थी 2 4 8 16, ठीक है, इसको आपने पावर 5 चढ़ा दी, 2 to the power 5, 4 to the power 5, 8 to the power 5, 16 to the power 5, तो वो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी जीपी में ही रहेगा बच्चों। अब यहां पर ये बात समझिए, दो जीपी है बच्चों, A1 A2 A3 AN, ये एक जीपी है, B1 B2 B3 एक जीपी है। पहले जीपी का कॉमन रेशियो है R1, दूसरी जीपी का कॉमन रेशियो है R2। तो यदि आप प्रोडक्ट करोगे तो प्रोडक्ट जीपीपी के अंदर होगा और उसका कॉमन रेशियो होगा R1 इंटू R2, ठीक है। एक जीपी है A1 A2 A3 AN, यदि एक जीपी है और मैं मान लेता हूं कि जीपी का हर टर्म पॉजिटिव है, तो इनका यदि लॉगरिथम लोगे तो लॉग लेने पर जो सीक्वेंस आता है वो एपी आता है। बेटा ये कैसे आया, देखो log a2 की वैल्यू, तो देखो log a2 की वैल्यू क्या होगी, log ऑफ a1 इंटू आर होगी। तो ये कितना आ गया बेटा, log ऑफ a1 प्लस log r, मतलब पहली टर्म में log a1 में log r ऐड करने पर ये टर्म आई log a2। log a3 की वैल्यू की मैं बात करूं तो log a3 आएगा log a1 प्लस 2 टाइम्स log r, कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो ये log r ऐड करने पर आ रहा है, मतलब जीपी के अंदर log लेते हो तो सीक्वेंस जीपी का log लेते हैं तो वो एपी में कन्वर्ट हो जाती है। सिमिलरली एपी को यदि एक्सपोनेंशियल पावर में चढ़ा दोगे तो वो जीपी बन जाती है। मतलब लेट से A1 A2 A3 ये एक एपी है। अब यदि आप इसको ई की पावर में ले जाओगे, ई की पावर A1, ई की पावर A2, ई की पावर A3 सो ऑन, तो ये जीपी में बन जाएगी। आप इसका रिवर्स ट्रैक कर सकते हो, इस ये जीपी है तो इसका लॉग लेने पर ये आएगा कि नहीं आएगा बताओ। ई टू दी पावर A1 का लॉग लोगे तो क्या मिलेगा A1, ई टू दी पावर A2 का लॉग लोगे तो क्या मिलेगा A2, ई टू दी पावर A3 का लॉग लोगे तो क्या मिलेगा A3। तो कोई सीक्वेंस यदि जीपी में है तो उसका लॉगरिथम लेने पर वो एपी में आ रही है नहीं आ रही, तो यहाँ पर रिवर्स भी ट्रू है। तो ये दोनों चीजें हमें याद रखनी है। This is the property of GP, remarks of GP। क्लियर हुआ क्या बच्चों? देखो बेटा क्वेश्चन बहुत सारे वैरायटी के बनते हैं। क्वेश्चन यदि हम करना स्टार्ट कर देंगे यहाँ पर तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। हम केवल कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते वक्त एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है यहाँ पर, मैं एक क्वेश्चन लेना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि ए यदि ये है और बी यदि ये है और सी यदि ये है तो प्रूव दैट ए का वैल्यू बी इंटू सी होगा। और अपन कह सकते हैं ए इज ए कंपोजिट नंबर। मतलब ऐसा क्वेश्चन आता है, थोड़ा ज्यादा टफ हो जाता है। यदि मैं आपको डायरेक्टली दे देता कि प्रूव दैट ए इज ए कंपोजिट नंबर और मैं बी और सी आपको मेंशन नहीं करता तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता। मैं बोल देता कि ए ये है 55 टाइम्स 55 टाइम्स, बी और सी नहीं देता और डायरेक्टली बोल देता कि ए इज ए कंपोजिट नंबर, ये प्रूव कीजिए, ठीक है। या फिर आप ये प्रूव कर दीजिए कि ए का वैल्यू बी इंटू सी के इक्वल है। और यदि आपने ये प्रूव कर दिया बेटा ए का वैल्यू यदि इस बी और सी के इक्वल आ गया, बी इंटू सी के, तो ये दोनों नंबर अदर देन वन हो गए। यदि किसी भी नंबर को मैं एज ए फैक्टर, एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिख सकता हूं तो वो मेरा एक कंपोजिट नंबर हो जाता है। नोट कर लीजिए। चलो कीजिए, सोल्व कीजिए।
आ गया बेटा, देखो काफी लोगों ने इसको सोल्व कर लिया है। जो लोग कर पा रहे हैं देखो बेटा, ए जो है ना ए, उसको अपन लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर + 10 क्यूब अप टू 10 टू द पावर 54। आप देखो 11 को लिख सकते हो 1 + 10, 111 को लिख सकते हो 1 + 10 + 100, है ना, 10 स्क्वायर तक। तो 3 बार 1 है तो 10 स्क्वायर तक जा रहे हैं, 55 टाइम्स 1 है तो 10 की पावर 54 तक जाएंगे। तो दिस कैन बी रिटन एज a इंटू आर की पावर n नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन r-1, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, मैंने थोड़ा सा प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर दिया था आप लोगों के लिए, क्योंकि जेईई मेन की प्रॉब्लम थी। यदि एडवांस की प्रॉब्लम होती तो यहाँ पर ये बी और सी की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती। तो बेटा यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि भाई ये कितने टाइम्स लिखा हुआ, कोई बोले कि सर 56 टाइम्स लिखा हुआ हो तो वो कंपोजिट नंबर होगा या प्राइम नंबर होगा। कोई बोले कि सर 58 टाइम्स लिखा हुआ हो 1 तो वो प्राइम नंबर होगा या कंपोजिट नंबर होगा। कोई बोले कि सर 75 टाइम्स लिखा हुआ हो 1 तो वो प्राइम नंबर होगा या कंपोजिट नंबर होगा। तो उसके मैं एक तरीका बता देता हूँ आपको। जैसे ही आप उसको ऐसा लिखोगे, जितनी भी बार लिखा हुआ है तो वो पावर यहाँ पर आएगी। यदि आप इस पावर के फैक्टर कर पा रहे हो अदर देन 1, यदि आप इस पावर के फैक्टर कर पा रहे हो अदर देन 1, जैसे इस पावर की पावर में आई थी 19, जैसे 10 की पावर 19 -1 अपॉन 10 - 1 ये बन जाता। तो आप इस 19 के फैक्टर नहीं कर पा रहे थे ना, लेकिन 55 के फैक्टर कर पा रहे हो। तो जहां पर भी फैक्टर कर पाओगे वहां पर वो कंपोजिट नंबर होगा। जहां पर भी जिसमें भी आप फैक्टर कर पाओगे वो एक कंपोजिट नंबर होगा दोस्तों। वो बेसिकली क्या है, आप इसको ऐसा लिख दो, ऐसा लिख दिया आपने, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। लो, ये एक जीपी का सम है जिसका आर है 10 की पावर 5 और जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स है 10, सॉरी 11। ये एक जीपी है जिसका आर है 10 और नंबर ऑफ टर्म्स है 5। चमका कि नहीं चमका बच्चों? तो ये बी इंटू सी के इक्वल आगे कि नहीं आगे? आगे क्या चमक रहा है ना बात? तो जहां पर भी इस नंबर को अदर देन 1 दो फैक्टर में लिख पाओगे वो सारे के सारे नंबर, इस प्रकार के जो नंबर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। ऐसा क्वेश्चन ये बच्चों बहुत पहले आईआईटी के अंदर आ चुका है। चमक गया? चलें आगे, बड़े दोस्तों आगे, यदि बातें क्लियर हैं तो बताइए। चलें, नेक्स्ट आता है बेटा एचपी के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन एचपी से पहले बच्चों मैं बात करना चाहता हूं एजीपी के बारे में, क्योंकि जस्ट हमने एपी और जीपी के बारे में बात करी। एजीपी नाम क्या है इसका? अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जी क्या कहती है बच्चों? अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन क्या कहती है? अब देखो बेटा, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन क्या कहता है कि एक एपी और जीपी के जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स होते हैं, एक एपी एक सीक्वेंस, एक जीपी एक सीक्वेंस, एपी और जीपी के जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स है उन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, एपी और जीपी के करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट कर दो, और ऐसे में जो रिजल्टिंग सीक्वेंस मिलती है उसको बोलते हैं एजीपी। तो बहुत अच्छी बात हो गई, बहुत सुंदर बात हो गई। क्या भाई, जनरल टर्म लिखनी हो तो क्या होगा? एपी का जनरल टर्म लिख डालो यार आप। जैसे एपी का जनरल टर्म क्या होगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और साथ में 1 आर आर स्क्वायर आर क्यूब, तो आर की पावर एन माइनस वन। एपी का जनरल टर्म इंटू जीपी का जनरल टर्म, ये आ गया एजीपी का जनरल टर्म। आ गया कि नहीं आ गया? बहुत सारे लोग देखो, यदि एजीपी इस प्रकार की होती है तो उसका एन टर्म्स का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करता हूं इसको याद करना। और इसी में यदि एजीपी है तो जीपी भी है, और उस जीपी का यदि मोड आर 1 से छोटा हो जाता है और नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी रहती है तो उसका फॉर्मूला ये होता है। मैं इसको भी सजेस्ट नहीं करता हूं आपको याद करना। मैं इसके ऊपर बच्चों आपको दो क्वेश्चन करवा रहा हूं एजीपी के ऊपर, एक सम ऑफ एन टर्म्स का, एक सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का। उनके जो मेथड्स हैं आप उनको याद रखना कि वे किस प्रकार से सोल्व करते हैं। मेथड हमें आना चाहिए, सम ऑफ एन टर्म्स और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म के फॉर्मूला याद रखने की आवश्यकता नहीं है बेटा। ये काफी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन में फॉर्मूले हैं, इनको याद करने की जरूरत नहीं होती। तो देखो बच्चों, मैं बात कर रहा था कि भाई कुछ फॉर्मूले के बारे में, कि जैसे कि आपको ये आ जाता 1 +
2x प्लस 3x² प्लस 4x³ अप टू इंफिनिटी, इनफाइनाइट टर्म्स है और दिया हुआ है mod x 1 से छोटा है। बच्चों मुझे ये बताओ ये एजीपी है या नहीं, पहले तो यस और नो में आंसर दो, इज इट एजीपी और नॉट? एजीपी है? यदि ये एजीपी है तो इसके अंदर एपी तो ये दिख रही है मेरे को 1 2 3 4, तो वो इसके अंदर एक जीपी भी होगी 1 इंटू 1, 1 इंटू x² x³। तो जो जीपी है उसका कॉमन रेशियो कितना है? एजीपी होगी तो एक जीपी होगी और जीपी का जो कॉमन रेशियो होगा वो आर के इक्वल आएगी। आर का वैल्यू एक्स के इक्वल आया कि नहीं आया बच्चों? जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसका वैल्यू एक्स के इक्वल है। यदि बच्चों इनफाइनाइट एजीपी है, इनफाइनाइट एजीपी है तो आप इसको एज इट इज रहने दो, लास्ट में जो nth टर्म आती है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझना। यदि आपको n टर्म्स के बारे में बात करें कि n टर्म्स का सम निकालो, कितना n टर्म्स का सम निकालो, तो आपको nth टर्म लिखनी है। और यदि आपको इनफाइनाइट टर्म का सम पूछा जाए तो nth टर्म नहीं लिखनी है, ठीक है? n टर्म्स का सम पूछा जाए तो आप nth टर्म लिखिए और इनफाइनाइट टर्म का सम पूछे तो nth टर्म नहीं लिखनी है, दैट्स इट। अब क्या करो, दोनों ही केस में जो जीपी है उसका कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करो और हर टर्म को शिफ्ट करके लिख दो, हर टर्म को शिफ्ट करके लिख दो। 1 को x से करोगे तो x, मतलब उसको इसके नीचे लिखना है। 2x को x से करोगे तो 2x², 3x² को x से करोगे तो 3x³ एंड सो ऑन। तो आगे का केयर ही नहीं करना, इनफाइनाइट टर्म में केयर ही नहीं करना। यहां पर भी यही करो, 1 को x से करोगे तो x, यहाँ आ जाएगा 2x², यहाँ आ जाएगा 3x³। लेकिन nth टर्म के अंदर यहाँ पर केयर करना है ना, यहाँ पे क्या आएगा, इससे पहले वाली टर्म रही थी n-1 इंटू एक्स की पावर n-1। यहाँ पर एक टर्म आगे जाएगी कहानी, एक टर्म शिफ्ट करके लिख रहे हो ना, इसको x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेकर के चलना पड़ता है जब n टर्म्स होती हैं। तो प्रोसेस क्लियर है क्या यहाँ तक? अब क्या करना है बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोनों को। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिलेगा, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट 1 माइनस एक्स इंटू एस। 1 में से यहाँ पे कुछ नहीं था, 1 यहाँ कैंसिल हो गया, x आ गया, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया, x² आ गया, ये कैंसिल हो गया, क्या मिल गया, x³। आगे चलते रहो। तो बच्चों राइट हैंड साइड एक जीपी मिल गई, ये जीपी है, इस जीपी का सम होगा a/1 माइनस आर। तो आपके पास s का वैल्यू आ गया 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया, इनफाइनाइट जीपी का सम। ठीक है, यहां पर क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना, 1 माइनस एक्स इंटू एस, 1 में से कुछ नहीं गया तो 1, ये माइनस होंगे सारे टर्म्स, तो यहाँ मिलेगा x, यहाँ मिलेगा x², यहाँ मिलेगा x³। ठीक है, चलते रहेंगे चलते रहेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, मिलेगा तो x की पावर n-1। लेकिन जब भी सम n टर्म्स का हो तो जो बच्चे गलती करते हैं वो क्या करते हैं, ऐसा लिख करके छोड़ देते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पर ये भी माइनस का होगा तो लास्ट वाली जो एक टर्म होगी वो एक नेगेटिव में आएगी। ये तो जीपी बना रहा है लेकिन ये जीपी का पार्ट नहीं होगा। तो जनरली इस टर्म को बच्चे भूल जाते हैं और एग्जाम में गलती कर देते हैं यदि एजीपी की n टर्म्स का सम आता है तो। आपको चमका या नहीं चमकी ये बात कि एजीपी को कैसे सोल्व किया जाता है एन टर्म्स में। तो बच्चों यहां पर क्लियर हो गई होगी ये बात, ठीक है? तो 1 माइनस एक्स इंटू एस, 1 से लेकर के x की पावर n-1, तो 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस n इंटू एक्स की पावर n, ये आ गया आंसर। इसको डिवाइड कर देंगे। क्लियर है क्या? चमक गई बात? अब देखो बेटा ये जो पैटर्न है ना, ये जो पैटर्न है कि आपको एक जीपी दिखती है और जीपी
एपी और जीपी दोनों था, एजीपी थी, तो एजीपी में अपन ने ऐसे सोल्व कर लिया। इस पैटर्न से हम प्रॉब्लम जो एजीपी नहीं होती है लेकिन थोड़ा थोड़ा एजीपी जैसी नजर आती हैं, उन प्रॉब्लम को भी हम इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। यदि कहीं पर एजीपी नहीं है लेकिन एजीपी जैसी सीक्वेंस है, मैं इसके लिए आपको क्वेश्चन और करके बताऊंगा यहाँ पर कि जैसे सीक्वेंस है 1 प्लस बी आर, 1 प्लस बी इंटू आर, 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब इंटू आर क्यूब। तो यहां पर देखो 1 प्लस बी स्क्वायर ये अपनी एपी में नहीं है लेकिन जीपी तो है एक, तो आर इंटू एस से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 1 इंटू आर, यहाँ आएगा 1 प्लस बी इंटू आर स्क्वायर, आर से मल्टीप्लाई किया इसको आर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर ये आ गया। एजीपी नहीं थी लेकिन एजीपी जैसी थी और मान लेते इनफाइनाइट टर्म्स थी, तो ऐसा आ गया, सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो 1 माइनस आर इंटू एस, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये 1, ये आ गया बी आर, सब्ट्रैक्ट करने पे ये आ गया अपना बी स्क्वायर आर स्क्वायर, ये आ जाएगा अपना बी क्यूब आर क्यूब। तो बच्चों ये इनफाइनाइट जीपी बन गई 1/1 माइनस बी आर। ये अलग बात है कि यहाँ पर एस और यहाँ से 1 माइनस आर भी नीचे आ गया, मोड बी आर 1 से छोटा दिया हुआ होना चाहिए, वो दिया हुआ रहेगा आपको, प्रॉब्लम क्या, चमका कि नहीं चमका। तो ये जो पैटर्न है ना, ये इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, यदि हमने फॉर्मूला याद कर लिया होता एजीपी का तो वो एग्जैक्ट एजीपी में वैलिड होता, लेकिन एजीपी की सिमिलर जो प्रॉब्लम होती है वहां पर भी ये पैटर्न एप्लीकेबल है। सो बेटर वी विल सॉल्व विद दिस पर्टिकुलर मेथड इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग द फॉर्मूला, ठीक है। तो बेटा इस चैप्टर का जो थर्ड पार्ट था एजीपी, ये चमका कि नहीं चमका, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इस चैप्टर का थर्ड पार्ट एजीपी क्लियर है या नहीं। बेटा वी हैव लॉन्च्ड वन मोर बैच, ज्वाइन लक्ष्य आईआईटी बैच फॉर स्टूडेंट्स ऑफ जेई एडवांस। यदि किसी बच्चे को जेई एडवांस की प्रिपरेशन करनी है आफ्टर मेंस, सो वी हैव लॉन्च्ड वन लक्ष्य आईआईटी बैच। यदि किसी बच्चे को इसके बारे में जानना हो तो बता देना, आई विल टेल इन द सेशन इटसेल्फ। बच्चों हम बात करते हैं अब नेक्स्ट हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होती है। एजीपी क्लियर होगी, लेट अस टॉक अबाउट द एचपी। बेटा देखो एचपी जो होती है उसमें कोई ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, एचपी के अंदर ज्यादा कुछ भी चीजें नहीं है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है बेसिकली वो क्या कहती है, इट इज ए सीक्वेंस इन विच द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स आर इन एपी। इट इज ए सीक्वेंस इन विच द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स आर इन एपी, मतलब एक ऐसा सीक्वेंस जिसके उल्टे रेसिप्रोकल एपी के अंदर हो। तो बहुत अच्छी बात हो गई, जैसे कि ये एपी है तो इनका रेसिप्रोकल किसके अंदर होगा, एचपी के अंदर होगा। तो यदि आपको एचपी की जनरल टर्म निकालनी हो तो उसका सिंपल सा तरीका है, एपी की जनरल टर्म निकालो और उसका उल्टा मार दो, 1 रेसिप्रोकल कर दो। ये बात चमकी कि नहीं चमकी, कि यदि मुझे एचपी का जनरल टर्म निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एपी की जनरल टर्म का रेसिप्रोकल कर दूंगा, एपी की जनरल टर्म का मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं, ठीक है। nth टर्म ऑफ द हार्मोनिक टर्म इज दिस, ठीक है। अब मैं बात करता हूं यहां पर सम ऑफ n टर्म्स की। बेटा एचपी की सम ऑफ n टर्म्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन भी नहीं बनता है, मतलब कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कर कुरा करके हम लोग एपी की हेल्प से कोई ना कोई एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन एचपी के सम के ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। हार्मोनिक मीन की बात कर लें, यदि ये n नंबर्स है तो n नंबर्स का हार्मोनिक मीन जो होता है hm, वो होता है n नंबर डिवाइडेड बाई 1/a1, 1/a2, 1/a3, 1/an। ये n नंबर्स का हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है, ये हमें क्लियर होना चाहिए। जैसे कि बच्चों यहां पर भी और बात करूं
कि जैसे कि एबीसी यदि एचपी में है, एबीसी यदि बच्चों एचपी में है, तो 1/a 1/b 1/c ये किसके अंदर होंगे? एपी के अंदर होंगे। तो एपी की प्रॉपर्टी होती है कि मिडिल टर्म का डबल बराबर फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। तो बी का वैल्यू यदि अपन सोल्व करेंगे तो बी का वैल्यू आ जाता है 2/1/a एंड 1/c। तो बी इज नोन एज द हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड सी। भाई बी को हम क्या बोलते हैं? हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड सी। तो बी का वैल्यू यहाँ पे और सिंप्लीफाई करते हो तो आप इस फॉर्मेट में भी याद रखते हो। ये एक रिजल्ट है जो कि आपको एचपी के बारे में याद रखना चाहिए। एचपी में बाकी कोई भी चीजें याद करने की नहीं है, केवल यही याद करना है कि वो रेसिप्रोकल होता है एपी का। लेकिन यदि एबीसी एचपी में होते हैं तो बी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? 2ac अपॉन ए प्लस सी के इक्वल होता है। 2ac अपॉन ए प्लस सी के इक्वल होता है। ठीक, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है, और ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, हमने 3 सीक्वेंसेस पढ़ी, एक एपी पढ़ी, एक जीपी पढ़ी, एक एचपी पढ़ी। एबीसी यदि एच एपी में होते हैं तो a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी, इसका वैल्यू a बाई ए के इक्वल होता है। ये रिजल्ट अपन याद रख सकते हैं। अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2b बराबर a प्लस सी आ जाता है। उसको लिखने का रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग है, दैट्स इट। एबीसी यदि जीपी में होते हैं तो a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी का वैल्यू a बाई बी के इक्वल होता है। इसको सिंप्लीफाई करके देखो आप, बी स्क्वायर का वैल्यू ए सी के इक्वल है। और यदि एबीसी एचपी में होते हैं तो a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी का वैल्यू a बाई सी के इक्वल हो। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये कंक्लूजन बच्चों हमें याद रखनी है, ये काम आ सकते हैं। ठीक है, किसी भी सीक्वेंस को प्रूव करने की। ठीक है बच्चों, मैं बात कर रहा था नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दैट इज द एएमजीएम इनइक्वालिटी। बेटा यदि नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, यदि नंबर्स पॉजिटिव होते हैं तो उनका ए सॉरी एएमजीएम एचएम तो ये होते ही स्टैंडर्ड है ये तो ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है। और यहाँ पर इक्वलिटी होल्ड्स जब नंबर्स जिनके ऊपर आप एएमजीएम कैलकुलेट कर रहे हो वो इक्वल हो। और नेगेटिव नंबर्स के लिए लिख लेना, अर्थमेटिक मीन लेस देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। ये अलग से कहानी है। यदि आपके नंबर्स नेगेटिव होते हैं तो अर्थमेटिक मीन लेस देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल बेटा x प्लस 1/x जो है, इसकी रेंज निकालने का क्वेश्चन है। लेट से x पॉजिटिव है तो इन दोनों नंबर का अर्थमेटिक मीन होगा x प्लस 1/x डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों नंबर का अर्थमेटिक मीन होगा x प्लस 1/x डिवाइडेड बाई 2। ये होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो दो नंबर का पॉजिटिव नंबर का ज्योमेट्रिक मीन होता है अंडर रूट ए बी। तो यहां से आ गया कि x प्लस 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, समझ में आया? am ग्रेटर देन इक्वल टू gm से। यदि बच्चों x नेगेटिव होता है तो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन के फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं होगा, बस इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। यदि x नेगेटिव हुआ तो ये दोनों नंबर कैसे हो गए बेटा? नेगेटिव हो गए। तो नेगेटिव नंबर के ऊपर क्या कहानी लगती है? x प्लस 1/x/2 इज लेस देन इक्वल टू नेगेटिव नंबर a और b। यदि दो नेगेटिव नंबर्स हैं, कैसे हैं? दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं। कैसे नंबर है बेटा? नेगेटिव नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर्स का जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो माइनस रूट ए बी होता है, ना कि प्लस रूट ए बी। तो यहाँ पर माइनस आएगा, अंडर रूट ए बी आएगा, है ना? तो इसको सोल्व किया आपने तो ये आया x प्लस 1/x इज लेस देन इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन या तो -2 से छोटा होगा या 2 से बड़ा होगा। तो बच्चों आपको पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स पर एएमजीएम इनइक्वालिटी लगाना चमका कि नहीं चमका? क्लियर है क्या? चलो बेटा एक क्वेश्चन करके देखो जरा, एएमजीएम इनइक्वालिटी पे अपन ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं?
जिनका हो जाए वो डन का मैसेज करें। क्या करेंगे बेटा, एएमजीएम इनिक्वलिटी में बेटा हमें ये सोचना होता है कि हम किन नंबर्स पर एएमजीएम इनिक्वलिटी लगाएं, दैट्स इट। किन नंबर्स पर एएमजीएम इनिक्वलिटी लगाएं। तो देखो नंबर्स पॉजिटिव थे, पहला नंबर ये मान लिया, दूसरा नंबर ये मान लिया, और तीसरा नंबर ये मान लिया। इन तीनों का एम डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू तीन नंबर्स का जीएम ए बी बाई सी स्क्वायर इंटू बी सी बाई ए स्क्वायर इंटू सी ए बाई बी स्क्वायर, इसकी पावर 1/3। तो देखो ये 1 बन रहा है, हो गया कि नहीं हो गया प्रूफ? हुआ कि नहीं हुआ प्रूफ, जल्दी बताओ मेरे को। हो गया, चलो ये वाला क्वेश्चन करके बताओ बच्चों, सभी प्यारे बच्चे ये वाला क्वेश्चन कर दो तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको एएमजीएम का कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एग्जैक्टली 90 सेकेंड्स दे रहा हूं, ट्राई कीजिए। कितने लोगों को कुछ आइडिया लग रहा है कि हाउ यू विल प्रोसीड? कितने लोगों को लग ही नहीं रहा है, कुछ भी स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे? जो लोग स्टार्ट नहीं कर पा रहे वो टाइप नॉट एबल टू डू। एक बच्चे ने मुझे सारे रूट्स बता दिए, एक बच्चे ने मुझे सारे के सारे रूट्स बता दिए। ये 6 डिग्री की इक्वेशन है। कोई बच्चा सोच रहा होगा कि यार नहीं, या तो सर गड़बड़ हो गई इस क्वेश्चन में। तो ये तो 6 डिग्री की इक्वेशन है। मान लेते हैं रूट्स हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5, अल्फा 6। ये बताओ बच्चों, सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ने में ये मजा आ रहा है नहीं आ रहा? जल्दी बताओ एक बार, टाइप। मजा आ रहा है नहीं आ रहा रिवीजन करने में? सारी चीजें रिकॉल हो रही नहीं हो रही कि कहानी क्या होती थी? ठीक है, तो ये रूट्स है।
देखो बेटा, जैसे ही क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है पॉजिटिव रूट्स, दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। क्या जल जाएगी? दिमाग की बत्ती। क्या कहेगी वो? एएमजीएम के बारे में कुछ कहानी हो सकती है। जब पॉजिटिव नंबर के बारे में बातचीत होती है तो एएमजीएम के बारे में बातचीत हो सकती है। अरे क्या सर, कैसी बातें कर रहे हो? 6 डिग्री की इक्वेशन है, एएमजीएम कहाँ पे लगाना चाहते हो आप? अरे सर, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ भाई साहब कि इन 6 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन कितना होगा। ये होगा इन 6 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन ये होगा। और ये सम ऑफ द रूट से कितना आ गया? 2 आ गया। सम ऑफ द रूट पता था। इन 6 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा? इन 6 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन ये होगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये 64/1, इसकी पावर 1/6, तो ये भी 2 आ गया। मतलब ये जो 6 रूट थे इस 6 डिग्री इक्वेशन के, इनके हर रूट की वैल्यू 2 होगी। क्यों हर रूट की वैल्यू 2 क्यों होगी? एएमजीएम के इक्वल आ गया। मतलब इन 6 नंबर्स पे यदि आप इन 6 नंबर्स पर एएमजीएम लगा रहे हो तो जनरली तो एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होना चाहिए, लेकिन यहां पर एएम इक्वल टू जीएम आ रहा है। तो एएम जीएम के इक्वल तभी होता है जब नंबर्स म्यूचुअली इक्वल हो। तो सारे के सारे नंबर जिनके आप एएम जीएम लगा रहे हो वो सब इक्वल होंगे। तो वो सब इक्वल होंगे तो उनका सम 12 है, तो हर नंबर किसके इक्वल? 2 के। तो ईच रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 2। ये यहां पर बच्चों आधा क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अभी भी आधे बच्चे आंसर नहीं बता पाते हैं एबीसीडी का, मैं सही बात बता रहा हूं। आधे बच्चे आंसर नहीं बता पाते हैं एबीसीडी का, लेकिन ये बात चमकी कि नहीं चमकी कि ईच रूट ऑफ दिस 6 डिग्री इक्वेशन विल बी 2। ठीक। अब बच्चों थोड़ी सी और बात करता हूं। अब हर रूट 2 के इक्वल है, तो ए का वैल्यू क्या आएगा? आंसर बताओ। ए 60 आ रहा है, बी का वैल्यू -160 आ रहा है, सी का वैल्यू 240 आ रहा है, और डी का वैल्यू माइनस का 192 आ रहा है। चेक करो यही आ रहा है या कुछ और आ रहा है। एवरीबडी चेक इट आउट वेदर यू आर गेटिंग दीज आंसर्स और नॉट। कैसे देखेंगे बेटा? थ्योरी ऑफ इक्वेशन में देखो बेटा, S1 होता था सम ऑफ रूट टेकन वन एट ए टाइम, समेशन अल्फा 1, तो वो यहां से आया था अपना -b/a। S2 होता है सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट ए टाइम, तो ये माइनस का तो ये प्लस का, तो दिस इज ए। अब बच्चों S3 होता है सम ऑफ द रूट टेकन 3 एट ए टाइम, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 टाइप के, तो वो होगा -b के इक्वल। S4 होगा सम ऑफ द रूट टेकन 4 एट ए टाइम, 4 4 के कॉम्बिनेशन, तो वो होगा C के इक्वल। S5 होगा सम ऑफ द रूट टेकन 5 एट ए टाइम, दैट इज इक्वल टू -d। अब इनकी वैल्यू के बारे में बच्चों में बात करता हूं। ये बताओ बच्चों, अल्फा 1 अल्फा 2 टाइप के टोटल कितने टर्म्स होंगे यहां पर? अल्फा 1 का अल्फा 2 से रिलेशन होगा, अल्फा 1 का अल्फा 3 से होगा, अल्फा 2 का अल्फा 5 से होगा। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन होंगे या नहीं होंगे? तो कितने टर्म्स होंगे ये मैं कैसे निकालूं बच्चों? टोटल कितने टर्म्स हैं? 6। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 6, टोटल कितने टर्म्स है? 6। 6 में से दो दो को लेने के कितने तरीके? 6c2। 6 लोगों में से 2 लोगों को सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज होते हैं 6c2। तो टोटल 15 टर्म्स आएंगे, और हर टर्म का वैल्यू कितना होगा? 4। हर टर्म का वैल्यू 4 होगा या नहीं होगा? तो 6c2 इंटू 4, ये सम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 15 टर्म्स लिखे हुए, हर टर्म 4 के इक्वल है, तो ये कितना आ गया? 60 आ गया। ए का वैल्यू 60 आया कि नहीं आया? चमका कि नहीं चमका? तो एवरीबडी
नाउ कैलकुलेट द वैल्यू बी। जल्दी से मुझे बताओ, अब कितने लोगों का बी आ गया? अभी तक नहीं आ रहा था, लेकिन अब आ गया बी का वैल्यू। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, मेथड समझ में आ गया होगा। क्या होगा? 3 3 के कितने टर्म्स मिलेंगे? 6c3। और हर टर्म का वैल्यू कितना है? 2 × 2 × 2 8। 6c3 होता है 20, तो ये आ गया -b = 160, तो b = -160। 4 4 के टर्म 6c4, हर टर्म का वैल्यू 16। 15 × 16 240, c का वैल्यू आ गया 240। 5 5 के टर्म 6 में से 5 लोगों को लेना है, हर टर्म का वैल्यू 32। 5 नंबर है, 2 × 2 × 2, 32 × 6 192। यहाँ माइनस डी है, तो डी का वैल्यू आ गया -190। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ क्वेश्चन? इक्वलिटी कब होल्ड करती है एएमजीएम में, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? था क्वेश्चन इक्वेशन का, लेकिन कॉन्सेप्ट एएमजीएम का लगा कि नहीं लगा? तो किस प्रकार से एएमजीएम को मिक्स किया जा सकता है, ये बात चमकी कि नहीं चमकी? क्लियर? चले बच्चों आगे बढ़े आगे। इसके बाद बच्चों लास्ट पार्ट आता है, भाई एपी हो गया, जीपी हो गया, एचपी हो गया, एजीपी हो गया, और मीन्स हो गए। मीन्स के अंदर रिलेशन हो गए, ठीक है। इसके बाद बात आता है मिसलिनियस प्रोग्रेशंस आती है। मिसलिनियस प्रोग्रेशन में आप बहुत सारे नाम सुनते हो बेटा। मेथड ऑफ डिफरेंस का नाम सुनते हो, वीएन मेथड का नाम सुनते हो, और जनरलाइज मेथड का नाम सुनते हो। भाई जनरल कुछ भी प्रॉब्लम, जनरल प्रॉब्लम होती है, उनको कैसे सोल्व करते हैं, समेशन मेथड से प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो बेटा देखो, मतलब कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता, मतलब जिनको अपन एपी जीपी एचपी एजीपी में क्वालिफाई नहीं कर सकते, मतलब डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, उनको अपन बोलते हैं मिसलेनियस प्रोग्रेशन। कई बार पैटर्न फॉलो भी करती है, कई बार नहीं भी करती, उनको मिसलेनियस। उनमें से कुछ प्रकार की प्रॉब्लम को सोल्व करना हम सीखेंगे यहाँ पर। बेटा देखो, एक तो होती है ये पावर सीरीजेस, ये जैसे कि 1 से लेकर के n तक का सम हो गया, परफेक्ट स्क्वायर का सम हो गया, परफेक्ट क्यूब का सम हो गया। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सभी बच्चों को दिख रहा है, इनके फॉर्मूले सभी को याद है। 1 से लेकर के n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम n × n+1/2 होता है। परफेक्ट स्क्वायर्स का सम n × n+1 × 2n+1/6 होता है। क्यूब्स का सम n × n+1 का होल स्क्वायर बाई 4, मतलब इसका स्क्वायर होता है क्यूब्स का सम, ठीक है। इनके प्रूफ्स भी होते हैं, वो अपन चाहे तो थ्योरी लेक्चर देख सकते हैं, डिटेल थ्योरी लेक्चर प्रूफ देखना है, ठीक है। यहां पर बच्चों एक टर्म ये भी आता है, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स। ये कितना होता है, इसका भी रिजल्ट याद रखना है। ऑड नेचुरल नंबर्स कितना होता है? सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 3 5 एन ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, तो 2n-1 तक जाएंगे। तो इसका वैल्यू कितना होता है? एपी से निकाल सकते हो, एन स्क्वायर होता है। कितना होता है? एन स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स इज एन स्क्वायर, ठीक है। चलो बच्चे लोग, क्या होता है, एक जो मैंने आपको नाम दिया मेथड ऑफ डिफरेंस, ये क्या कहता है, ध्यान से सुनो। आपको ये सीक्वेंस नजर आ रही है बच्चों? 1 3 8 16 27 एंड 41, ये सीक्वेंस नजर आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? आ रही है सीक्वेंस नजर? अब बच्चों, क्या ये एपी है? नहीं। क्या ये जीपी है? नहीं। क्या ये एजीपी है? बताओ, क्या दिख रहा है कि ये एपी जीपी एचपी? नहीं दिख रहा ना। तो अपन क्या करते हैं, ये कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालते हैं। कोई भी जनरल सीरीज होती है, तो उसको सोल्व करने की एक मेथड है कि अपन उसकी जनरल टर्म, देखो बेसिकली क्या है, यदि देखो या तो सीक्वेंस को दिखते ही आपको जनरल टर्म क्लिक हो जाए,
कि भाई इसकी जनरल टर्म ये है, और जनरल टर्म आ गई तो उसके ऊपर समेशन लगा करके अपन सब निकाल सकते हैं। लेकिन यदि जनरल टर्म ही नहीं आ रही तो जनरल टर्म तो निकालने का कुछ मेथड होगा ना बेटा। तो यहां पर बच्चों समझना कि मैंने क्या किया, ये देखो डिफरेंस निकाला कंजुगेटिव टर्म्स का। तो डिफरेंस कंजुगेटिव टर्म का ये आया, ये फर्स्ट लेवल का डिफरेंस है। फिर और निकाला, जब तक निकालते गए तब तक कांस्टेंट नहीं आ गया, देखा सेकंड लेवल पे कांस्टेंट आ रहा है। इफ डिफरेंस सच ए कंजुगेटिव डिफरेंस इज कांस्टेंट एट kth लेवल, ध्यान से समझना। मैं क्या कह रहा हूं यहां पर, एक मिनट, इफ डिफरेंस इज ए कांस्टेंट एट kth लेवल, जैसे सेकंड लेवल पे कांस्टेंट हो गया यहाँ पर, किसी प्रॉब्लम में थर्ड लेवल पे, जनरली जो प्रॉब्लम आती है वो सेकंड या थर्ड लेवल की आती है। डिफरेंस इज कांस्टेंट एट kth लेवल, देन इस सीक्वेंस का जो जनरल टर्म होता है वो k डिग्री पॉलिनोमियल इन n होगा। ये एक ब्रह्मास्त्र है, इस ब्रह्मास्त्र को याद रखना आपका काम बन जाएगा बच्चों ना। हमें आईआईटी में सिलेक्शन मिल जाएगा, बाकी दुनिया कहीं पे भी जाए हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है। क्या ब्रह्मास्त्र है, इफ डिफरेंस इज कांस्टेंट एट kth लेवल देन tn जनरल टर्म इज k डिग्री पॉलिनोमियल इन n। तो बच्चों बताओ यहां पर जनरल टर्म क्या होगा, 2 डिग्री पॉलिनोमियल होगा n में, और 2 डिग्री पॉलिनोमियल इन n क्या होता है, an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। यहाँ पर abc की वैल्यू निकालनी होगी, तो abc की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट टर्म देख लो, सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या है t1, वो 1 है, तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू 1 हो गई। सीक्वेंस का सेकंड टर्म क्या है, 3 है, तो n का वैल्यू 2 डाल दो, तो 4a प्लस 2b प्लस c का वैल्यू 3 हो गया। n का वैल्यू 3 डाल दो, t3 डाल दो, तो ये 8 आ गया, ये कितना आ गया, 9a प्लस 3b प्लस c आ गया। यहाँ से आप abc की वैल्यू निकाल लो, abc की वैल्यू आ जाएंगी आपके पास, तो आपके पास tn आ जाएगा। नोट कर लीजिए, चमका कि नहीं चमका। अब बेटा देखो जनरल टर्म आ गया, जनरल टर्म आ गया तो एसएन क्या होता है, समेशन टी आर समेशन टी एन। तो समेशन क्या हो जाएगा, ए एन स्क्वायर समेशन बी एन समेशन सी। ए बार आ गया, समेशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। समेशन एन का फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। समेशन सी, ये सी बाहर आके समेशन वन कितना देगा, एन। चमका कि नहीं चमका, प्रॉब्लम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि यदि kth लेवल पर डिफरेंस कांस्टेंट होगा तो हाउ यू विल डील द प्रॉब्लम। अब बच्चों यहां पर दो टाइप की प्रॉब्लम आती है। पहली टाइप की प्रॉब्लम तो मैंने बता दी है कि kth लेवल पर जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आए, या kth लेवल पर जो डिफरेंस है वो जीपी में आए। दो प्रकार की प्रॉब्लम आती है। एक प्रकार की प्रॉब्लम और है यहां पर, इसको हम बोलते हैं कि kth लेवल पर जो डिफरेंस है वो या तो कांस्टेंट आए या फिर जीपी में आए। देखो बेटा डिफरेंस यदि कांस्टेंट आ रहा है इसका मतलब क्या है, उसके एक प्रीवियस स्टेप में वो एपी में था। भाई आप ये देखो फर्स्ट लेवल पर ये डिफरेंस एपी में आ गया कि नहीं आ गया, फर्स्ट लेवल पर ये जो टर्म्स आ गई एपी में आ गई। और जो दूसरा मेथड है वो क्या कहता है कि डिफरेंस कहीं ना कहीं जाकर के जीपी में बन जाता है। तो एपी वाले में तो हमने क्या कर दिया, एपी के अगली टर्म में कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि एपी के सीक्वेंस का यदि कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस निकालोगे तो कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस ही होगा। तो जो सेकंड है वो यही कहता है, जैसे ये प्रॉब्लम है आपके पास 1, 4, 10, 22 एंड 46। आपको बोला जाता है कि इस सीक्वेंस का एन टर्म्स का सम बताओ, इस सीक्वेंस का एन टर्म्स का सम बताओ बच्चों, ठीक है, ये बोला जाता है आपको। तो आप क्या करेंगे बच्चों, इस सीक्वेंस का यदि आपको एन टर्म्स का सम चाहिए तो हम क्या करेंगे, 1, 4, 10, 22, 46 इस प्रकार की सीक्वेंस है। तो ये क्या होगा देखो 3, 6, इनका डिफरेंस देखा अपन ने फर्स्ट लेवल पर, फर्स्ट लेवल पर डिफरेंस किसमें आ गया, जीपी में आ गया। तो क्या कहते हैं हम लोग, इफ डिफरेंस इज इन जीपी, इफ डिफरेंस इज इन जीपी और वो जीपी का कॉमन रेशियो है लेट्स से आर, एट kth लेवल, यदि kth लेवल पर डिफरेंस यदि जीपी में है तो tn जो होता है वो होता है a इंटू आर की पावर n। आर इज दैट वो जो जीपी आई उसका कॉमन रेशियो, प्लस k माइनस 1 डिग्री पॉलिनोमियल इन n, k माइनस 1 डिग्री पॉलिनोमियल इन n, मतलब एक टर्म ऐड कर दो a इंटू आर की पावर n और साथ में ऐड कर दो k माइनस 1 डिग्री पॉलिनोमियल इन n। बात चमकी की नहीं चमकी,
यदि डिफरेंस जीपी में आता है तो बच्चों जैसे कि यहाँ पर बताओ, यहाँ पर कौन से लेवल पर आया, फर्स्ट लेवल पर आया, तो हम क्या लिखेंगे a इंटू 2 की पावर n, k का वैल्यू 1 है, तो 0 डिग्री पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट को लिख दो b। सेकंड लेवल पर आता तो लिख देते bn प्लस c, थर्ड लेवल पर आता तो यहाँ लिख देते bn स्क्वायर प्लस cn प्लस d। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या बात। यदि कुछ बुक्स वगैरह या कोई रेफरेंस बुक आप पढ़ते हैं तो कुछ लोग इसको ऐसे भी दे देते हैं, r की पावर n-1। बेटा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता यार, आप r फिक्स है तो a बाई आर, भाई आप इस पावर को हटाओगे तो a बाई आर को नया कांस्टेंट बोल दो, b बोल दो यार, क्या फर्क पड़ जाएगा। तो कुछ लोग उसको यहाँ पर n-1 लिखते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला एक ही है। ठीक है, तो ये हो गया मेथड ऑफ डिफरेंस। अब बेटा मिसलेनियस सीरीज आती हैं, जैसे कि मिसलेनियस सीरीज में जैसे मैं आपसे बात करूं, मैं पहला क्वेश्चन देता हूं आपको कि 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, इसके एन टर्म्स का सम क्या होगा। 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इंटू 5, इसके एन टर्म्स का सम क्या होगा। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, इसके एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होगा। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, चार चार टर्म, इसके एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या होगा। समझ में आ रही क्या बात आप। मैं क्वेश्चन केवल यहीं पे खत्म नहीं कर रहा हूं, मैं आपको पूरी अच्छे से फील दिलवाना चाह रहा हूं कि कहीं पर भी कितनी भी डेप्थ में चले जाओ, लेकिन आपने एक बार मैथ्स पढ़ ली है यहां से, तो आपसे क्वेश्चन होकर के ही रहेगा। यदि ईमानदारी से पढ़ी है तो क्वेश्चन होकर के ही रहेगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन ना हो। तो बच्चों बताओ मुझे यहां पर बात कैसे निकालेंगे इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। बोलो। देखो बेटा, आपको एक ब्रह्मास्त्र बता देता हूं। एक ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। वो ब्रह्मास्त्र क्या है, यदि कंजुगेटिव टर्म्स के अंदर डिफरेंस वन का है, यदि कंजुगेटिव टर्म्स के अंदर डिफरेंस वन का है, तो आप क्या करो, इसकी जो जनरल टर्म आएगी वो ये आएगी n इंटू एन प्लस वन, इसकी जो जनरल टर्म आएगी वो ये आएगी n इंटू एन प्लस वन, उसमें इसी पैटर्न की एक अगली टर्म लिख दो n+2, और ये टोटल कितने टर्म हो गए, 3, तो डिवाइडेड बाई 3, ये आपका आंसर है। इसकी जनरल टर्म क्या आएगी, n इंटू एन प्लस वन इंटू n+2, इसका एक नेक्स्ट टर्म क्या होगा इसी पैटर्न का n+3, टोटल कितने टर्म हो गए बेटा, ये 4 डिवाइडेड बाई 4। यदि कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस 1 है तो ये क्या हो गया बेटा, देखो n इंटू एन प्लस वन इंटू n+2 इंटू n+3, ये तो इसकी जनरल टर्म थी, इसमें एक n+4 और आ जाएगा एक्स्ट्रा, नेक्स्ट टर्म कितने टर्म हो गए, 5 डिवाइडेड बाई 5। बताओ इसका जनरल टर्म क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू n+2 इंटू n+3 इंटू n+4 इंटू, कहां तक जाएंगे बच्चे, n+5 तक,
डिवाइडेड बाई 6, ये आपके आंसर सारे। चमका कि नहीं चमका? डायरेक्ट मेथड क्लियर है क्या? कितने लोगों क्लियर हो गए? यदि कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस 1 है तो, यदि ये जो कंजुगेटिव टर्म्स हैं इनका डिफरेंस यदि 1 है तो मैं आंसर ऐसा लिख सकता हूं। दैट्स इट। अभी मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र और बताने वाला हूं, दूसरा ब्रह्मास्त्र रिलीज कर रहा हूं, ठीक है ना? अपने आप के पास संभाल करके रखना, दूसरों के साथ शेयर मत कर देना, है ना? ठीक है, तो क्या होगा? देखो, एक ब्रह्मास्त्र और है। यदि मैं इन टर्म्स को उल्टा कर दूं, यदि मैं इन टर्म्स को उल्टा कर दूं, उल्टा रेसिप्रोकल कर दूं, इन टर्म्स को मैं रेसिप्रोकल कर दूं, रेसिप्रोकल कर दूं मतलब, देखो थोड़ा सा भी इस पे वापस आएंगे अपन। कहाँ गया यार? हाँ, ये आ गया। जैसे मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, फर्स्ट सीक्वेंस का रेसिप्रोकल कर दिया रेसिप्रोकल। बेटा अभी वो जो मैंने प्रीवियस जो फॉर्मूला बताया था वो कंजुगेटिव टर्म में डिफरेंस यदि 1 है तो ही अप्लीकेबल है। यदि कंजुगेटिव टर्म में डिफरेंस 1 से ज्यादा है तो उस पर भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी आपको थोड़ा वेट करें। यहां देखो आप, यदि ऐसा है तो क्या करना है आपको? तो आपको डायरेक्ट ट्रिक क्या कहती है, आप इन दोनों टर्म का डिफरेंस कितना होगा बताओ? इन दोनों टर्म का डिफरेंस कितना है बेटा? 1। तो यहाँ लिखो 1/1। मतलब इन दोनों टर्म का जो डिफरेंस होता है वो नीचे आता है बेटा। जैसे कि ये है, देखो 1 2 3 2 3 4 ऐसे एन टर्म्स हैं, तो इन फर्स्ट और थर्ड टर्म का डिफरेंस कितना होगा? फर्स्ट और लास्ट का टर्म 2, तो यहाँ 1/2 आता है। बाहर क्या आएगा? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बाहर क्या आएगा? इस प्रकार के पैटर्न भी समझ में आया कि नहीं आया? बाहर इनटू। अब क्या करो, जो पहला टर्म है उसमें से ये सेकंड पार्ट हटा दो, 1/1 ले लो, और लास्ट वाले में से पहला वाला हटा दो और माइनस लगा दो। जैसे कि जब पहला टर्म है उसमें से 3 को हटा दो तो 1/1/2 ले लो, और लास्ट वाले में से फर्स्ट को हटा दो, लास्ट वाले में से फर्स्ट को हटा दो, बाकी दोनों को ले लो और डिफरेंस लगा दो। ये आपके आंसर आ गए। रेसिप्रोकल करने पर ये जादू हो जाता है, रेसिप्रोकल करने पर ये जादू हो जाता है। जादू क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये वाला जादू क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये वाली ट्रिक, ये वाली जो ट्रिक है ना, ये यदि कंजुगेटिव टर्म में डिफरेंस 1 नहीं भी है ना तो भी चलेगा। कंजुगेटिव टर्म में यदि डिफरेंस 1 नहीं भी है तो भी चलेगा। जैसे ये है, ठीक है? तो इसका सम क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस 1/4, यहाँ पे लास्ट टर्म को हटाएंगे 1/1 × 3 माइनस, इसमें से इसको हटाएंगे 1/n+2 × n+1। चमका कि नहीं चमका? बताओ जल्दी से बताओ। टाइप मजा आ गया, यदि आपको ये बात अच्छे से अच्छी लगी तो जल्दी बताओ। आग लगी कि नहीं लगी सीने में? अभी तो तुम लोग एडवांस तक, मेंस तक का तो आपने कोर्स लिया हुआ है ना, मतलब एडवांस तक फोड़ देंगे अपन, चिंता मत करो।
ये जो मैंने कोर्स लॉन्च किया ना, ज्वाइन लक्ष्य आईआईटी बैच, ये ऐसी सुपर ट्रिक्स के लिए है। ऐसी सुपर ट्रिक्स डेवलप कर रहा हूं मैं, बस पढ़ाने का ही काम है केवल, और कोई काम नहीं है अपने पास। तो आईआईटी एडवांस को फोड़ डालेंगे, पूरे नंबर ले आएंगे मैथ्स के अंदर, ठीक है। चलो अब वापिस आ जाओ। जैसे क्वेश्चन है बेटा, ऐसा क्वेश्चन एक बार जेई के अंदर आया था, ऐसा क्वेश्चन एक बार जेई के अंदर आया था। यहां पर एन भी दे देता हूं मैं, एन भी दे देता हूं, एन एन इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3, एन इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3। तो इसका आंसर बताओ। मैं 5 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकता हूं। यदि आपको दोनों ब्रह्मास्त्र क्लियर है तो आप 5 सेकंड में आंसर निकाल दोगे, ओनली इन 5 सेकंड्स। यदि दोनों ब्रह्मास्त्र क्लियर है तो, यदि दोनों ब्रह्मास्त्र क्लियर नहीं है तो आप नहीं निकाल पाओगे। देखो डिवाइडेड बाई 4 होता तो इसका जनरल टर्म ये होता। यदि ये जनरल टर्म होता तो आंसर ये आता कि नहीं आता। तो 4 नहीं है तो क्या होगा, ये कर दो, यही होगा क्या, या 4 मल्टीप्लीकेशन में आएगा। यदि जनरल टर्म ये है तो सम ये आएगा कि नहीं आएगा। 4 बाहर निकाल दो भाई, 4 बाहर निकाल दिया तो सम ये आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ मेरे को। यदि आपकी जनरल टर्म ये है तो टी एन सम ये होगा कि नहीं होगा। पहला ब्रह्मास्त्र यूज में लेकर के जनरल टर्म निकल रही कि नहीं निकल रही, जल्दी बताओ। फर्स्ट ब्रह्मास्त्र यूज में लिया, और टी आर यदि r+1 r+2 होगी, मतलब 1 2 3 2 3 4 3 4 5 एंड सो ऑन, तो आपका टी एन एस एन जो होगा वो n+1 n+2 n+3 डिवाइडेड बाई 4 होगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ गया। तो देखो पहला ब्रह्मास्त्र लेकर के जनरल टर्म आ गया। अब इसका उल्टा कर दो, मतलब 1/4 तो बाहर निकाल दो, 1/4 को बाद में डील कर लेंगे। r=1 से n, दिमाग के अंदर ही कैलकुलेशन खत्म कर दो। ये तो ब्रह्मास्त्र सीखा ही था यार अभी, 1 2 3 2 3 4 3 4 5, n+1 n+2 लिखने के लिए बता रहा हूं मैं आपको बस। 1/4 ऑलरेडी है, इन दोनों का डिफरेंस 1/2 आएगा, इंटू 1 × 2 -1/n+1 इंटू n+2। दोस्तों बताओ आंसर आया कि नहीं आया। चल अब बच्चों वापिस आ जाओ। यदि बेटा डिफरेंस जैसे कि ये आता है, रेसिप्रोकल में तो ट्रिक थी, लेकिन यदि यहां पर ऐसा क्वेश्चन आ गया, दो दो का डिफरेंस आ गया और एन टर्म्स का सम पूछा जाए, तो ये कोई ट्रिक काम नहीं करती है। तो ऐसे क्वेश्चन में अब हम जनरल टर्म लिखते हैं बेटा, और जनरल टर्म जैसे ये आई r+2 r+4, चेक करो। इन क्वेश्चन में बेटा जनरल टर्म ही लिखते थे हम लोग। जनरल टर्म आ गई तो सम निकालने का एक सिंपल सा तरीका है, समेशन टी आर। ठीक है, जनरल टर्म लिखने के बाद समेशन टी आर, तो ये हो जाएगी समेशन, इनको मल्टीप्लाई कर दो, r³ प्लस समेशन 6r² प्लस समेशन 8r। अब इनके फॉर्मूले लगा दो, n × n+1/2 का होल स्क्वायर, समेशन r³ समेशन r² का फॉर्मूला भी आता है n × n+1 × 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, 8 टाइम्स समेशन r, दैट इज n × n+1/2। चमका कि नहीं चमका।
बोलो बच्चों। क्लियर हो गया? तो यदि डिफरेंस एक से मतलब ये सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको अपन इस तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन अपन इस तरीके से प्रोसीड करेंगे। जैसे कि आप कोई जनरल सीक्वेंस चाहते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल जनरल सीक्वेंस ऐसा आ गया, 1+2, सॉरी 1/1 क्यूब, 1+2/1 क्यूब+2 क्यूब, 1+2+3/1 क्यूब+2 क्यूब+3 क्यूब। समझना, ध्यान से समझना। ऐसे एन टर्म्स का सम बताइए। चलो एक बार कैलकुलेट करो सभी बच्चे कि ऐसे एन टर्म्स का सम क्या होगा, व्हाट विल बी द सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे यदि अपन एन टर्म्स का सम निकालें तो आंसर क्या आएगा। तो जनरल टर्म लिख देंगे। ऊपर जनरल टर्म आएगी 1+2+3 अप टू आर तक के आर वाली टर्म में। नीचे क्यूब आएगा 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू R क्यूब। तो इसका सम आ जाएगा R × R+1/2। नीचे आ जाएगा R × R+1/2 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया आपका 2/R × R+1। तो अपन देखो इसको या तो डायरेक्ट लिख दे ब्रह्मास्त्र से, और ब्रह्मास्त्र से नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को अपन करते हैं डिफरेंस बना करके। डिफरेंस कैसे बनाते हैं बेटा, इनको ऐसे डिफरेंस फॉर्मेट में लिख देते हैं। जो रेसिप्रोकल वाले क्वेश्चन होते हैं ऐसे डिफरेंस फॉर्मेट में लिख दो अलग अलग करके, और फिर कंपेयर कर लो। तो अब एसएन क्या होता है, समेशन टी आर होता है। यदि किसी को ये वाला मेथड जानना हो तो ब्रह्मास्त्र से तो कर ही सकते हो। तो 2 बार आ गया। अब ऐसा करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, टर्म्स कैंसिल करना स्टार्ट कर देते हैं। R = 1 पुट किया, 2 पुट किया, ऐसे पुट करेंगे, n पुट करेंगे। तो ये देखो कंजुगेटिव टर्म्स कैंसिल हो रही है मेरी। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल, यहाँ से ये। तो आपका आंसर आ गया 2 × 1 - 1/n+1। ऐसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब इस प्रकार से हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। नोट कीजिए इसको। क्लियर है क्या बात? चमक गई बातें? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? तो इस प्रकार से बच्चों हम सारे जो क्वेश्चंस हैं, मिसलेनियस सीरीज हो गई, कोई भी जनरल सीरीज हो गई, यदि आपको किसी पर्टिकुलर सेक्शन में यदि कोई डिटेल में लेक्चर देखना है तो आप वो हमारा सीक्वेंस सीरीज का लेक्चर देख सकते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा था कि हमारा सीक्वेंस सीरीज कंप्लीट हो गया, कुछ बच्चों को इस कोर्स के बारे में जानना था। तो मैं बता दूं कि जब हमने कोर्स लॉन्च किया था तो हमने फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स को हमारे जो कोर्स थे वो आइदर 999 और 1,999 में दिए थे। सो उस कोर्स की जो वैलिडिटी थी वो 31 मार्च 2021 तक थी इस सेशन के लिए। ठीक है, तो वो बच्चे जो जेई एडवांस का कोर्स लेना चाहते हैं, ये उन्हीं बच्चों के लिए। यदि किसी ने इससे ज्यादा अमाउंट दिया हुआ है किसी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए तो उसके लिए लक्ष्य बैच फ्री है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ये अमाउंट देकर के रजिस्ट्रेशन करवाया था तो वो अप्रैल, मई एंड जून टिल जेई एडवांस, जो कि 3 जुलाई को सपोज्ड है, थोड़ा डिले भी हो सकता है, मे बी मे नॉट बी, 2,999 में वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं लक्ष्य बैच, जिसकी क्लासेस मार्च के बाद रात को 9 से 10 चलेंगी, वीक में 3 दिन, और 3 दिन टेस्ट होंगे और 3 दिन लाइव क्लासेस होंगी।
3 दिन टेस्ट होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस डीपीपीज मिलेंगी, और 3 दिन आपको टेस्ट होंगे और 3 दिन आपको प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे। लाइव क्लासेस में हम उन पेपर्स को डिस्कस करेंगे, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन कराने की 31 जनवरी 2021। ठीक है, इसके बाद ये ऑफर नहीं रहेगा बच्चों। ठीक है, तो जिस भी बच्चे को ये कोर्स लेना है वो ले सकते हैं बड़े प्यार के साथ। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको सीक्वेंस एंड सीरीज का जो टीआरएस सेशन है, थ्योरी रिवीजन सेशन, ये समझ में आया होगा। इसके बाद अगले सेशन में मुलाकात होगी। कल बच्चों सभी की छुट्टी रहेगी। बाय बाय, गुड डे।